ओके क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, ब्लास्टुला के फॉर्मेशन तक देख लिया था। ठीक है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो चुका है और अब जब ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। हम ये बोल सकते हैं गैस्ट्रुलेशन में। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक देख रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज या गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into gastrula ठीक है, यही हो गया गैस्ट्रुलेशन। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फेनोमिना होगा जैसे कि सेल मूवमेंट। अब इस पूरे एम्ब्रियो में डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन लेना शुरू करती हैं सेल्स, और ये जो मूवमेंट होगा सेल्स का वो इतना रैपिड होता है कि करेक्ट सीक्वेंस पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व्स सेल मूवमेंट that helps to attain new shape and morphology of embryo। अब ये कह लें कि इट इज़ वेरी क्विक प्रोसेस सो exact sequence is not determined ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, इसी को हम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बोल देते हैं और इसको बोला जाता है फर्स्ट जर्म लेयर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट थिंक्स hypoblast is embryonic endoderm and is first germ layer। ठीक है, and epiblast is embryonic ectoderm and is second germ layer।
ठीक है। इपीब्लास्ट एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म हो गया और ये सेकेंड जर्म लेयर है, ठीक है। इस स्टेज में हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज आने वाले हैं एम्ब्रियो के साथ, ठीक है। तो हम पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे मान लें कि ट्रोफोब्लास्ट है, ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रोफोब्लास्ट का। इस ट्रोफोब्लास्ट में आउटर लेयर ऑफ सेल जो सिंगल लेयर की थिकनेस के सेल्स हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। अब हमें पता है कि इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इपीब्लास्ट को, ठीक है। ये सपोज करो इपीब्लास्ट के सेल्स हैं, ये हो गया इपीब्लास्ट। ठीक है। और इपीब्लास्ट के साथ लगा हुआ था हाइपोब्लास्ट। हम कलर बदल दे रहे हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स हो गए, ठीक है। अब मेरा ये कहना था कि ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हुआ था जिसको हम बोलते थे एमनियोटिक कैविटी। ये हो गया एमनियोटिक कैविटी। और इसी एमनियोटिक कैविटी पे हमने ये कहा कि सेल्स का एक लेयर इस कैविटी को कवर करता है। ये बेसिकली क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, जिन सेल्स को बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स, ठीक है। ये एमनियोजेनिक सेल ट्रोफोब्लास्ट के ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमनियोजेनिक सेल या एमनियोजेनिक लेयर हम बोल दें, ठीक है। इसके बारे में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये प्रोड्यूस्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। याद रखना कि इसी ट्रोफोब्लास्ट को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, याद रखना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहने का मतलब ये हुआ एम्ब्रियो के बाहर, ठीक है। ये जो डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी है इसमें ये प्रेजेंट अभी नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये एम्ब्रियो से बाहर का लेयर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म है ये, ठीक है। ये याद रखने की बात हो गई। अब देखना ज़रा कि यहाँ पे इस स्टेज में जो हाइपोब्लास्ट का लेयर है, ये सेल्स क्या करते हैं, फर्दर माइटोसिस करके डिवाइड होते होते, और ये जो कैविटी था जिसको हम अब तक ब्लास्टोसील कहा करते थे, उस ब्लास्टोसील को ये क्या करेंगे, कवर कर लेते हैं। अब जब ब्लास्टोसील कवर्ड हो जाता है हाइपोडर्मल सेल से, सॉरी हम इसको बोल देते हैं कि हाइपोब्लास्ट सेल से, ठीक है। तो अब इसको हम ब्लास्टोसील नहीं बोल करके प्राइमरी यॉर्क सैक बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी यॉर्क सैक।
ठीक है। तो प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हो गया। ये सारे स्टेजेस किस में चल रहे हैं? गैस्ट्रोला के फेज में, ठीक है। तो अब हम देख लिए कि हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है ईपीब्लास्ट, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये डिवाइड होकर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाना शुरू करता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाना शुरू करता है। अब उस स्टेज में जैसे सपोज करें कि ये पूरा लेयर हो गया ट्रोफोब्लास्ट का, माफ़ करना, ये पूरा लेयर हो गया ट्रोफोब्लास्ट का। ये सपोज करो ट्रोफोब्लास्ट है। अब इस ट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा कि अंदर हमको पता है कि बहुत सारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। मतलब हम ये कहते हैं कि इंडोडर्म और इक्टोडर्म और यॉर्क सैक वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड कर करके और नंबर ऑफ सेलुलर लेयर बनाता है अपने अंदर, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होता गया और बहुत सारा सेल्स का लेयर बना लिया, ठीक है। ये जो सेल्स डिवाइड होकर के अंदर के तरफ आ रहे हैं, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। इन सारे सेल्स को हम बोल दिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये अगर ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड करके बना लिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मीजोडर्म। अब एम्ब्रियोनिक पार्ट यहाँ पे है कहीं, ठीक है, ये सारे एम्ब्रियोनिक पार्ट हैं। अब क्या होगा कि बाहर से जब सेल्स डिवाइड हो करके अंदर के तरफ प्रेस करना शुरू करेंगी, तो जो अंदर का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, अंदर के तरफ दबता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो डायग्राम रहेगा उस डायग्राम में हम पहले जितना बड़ा उसे नहीं देख पाएंगे, वो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझने के लिए हम लोग इसको समझ लें, ये ईपीब्लास्ट का लेयर हो गया, ठीक है। अब इसी ईपीब्लास्ट के बाद हमारे पास मिल गया इस लेयर को मान लेते हैं, इसके ऊपर ऊपर एमनियोटिक कैविटी का रीजन, और ये इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद से हाइपोब्लास्ट का रीजन हो गया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हाइपोब्लास्ट हो गया। अब पहले प्राइमरी यॉर्क सैक जितना बड़ा था अब वो उतना बड़ा रह नहीं जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी यॉर्क सैक छोटा इसलिए हो गया क्योंकि बाहर से जो ट्रोफोब्लास्ट अंदर के तरफ डिवाइड हो करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रोड्यूस करता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये अंदर ये सारा का सारा एरिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये ध्यान में रखना है कि अब जैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्राइमरी यॉर्क सैक था उसका साइज़ हो जाता है छोटा, और छोटे कॉन्स्ट्रिक्टेड साइज़ को हम अब वो प्राइमरी यॉर्क सैक ना कह के सेकेंडरी यॉर्क सैक बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया सेकेंडरी यॉर्क सैक। अब फर्दर जो चेंज आएगा इसमें वो ये आएगा कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है
प्रोड्यूस्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट बाय डिवीजन ऑन इनर साइड। अंदर की तरफ ये डिवाइड हो करके तैयार किया है। ठीक है, अब अगले स्टेज में ये देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगले स्टेज में क्या हमको मिलेगा कि स्प्लिटिंग ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, और जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तब हमको कैसा डायग्राम मिलने वाला है, अब उसको देख लेते हैं। ये सपोज़ कर लें कि ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है पूरा, ये सारा एरिया ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाइफरकेट हुआ, उसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूं ताकि समझ में आए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाइफरकेट हुआ, कुछ पार्ट ऑफ सेल्स बाहर के तरफ रह जाएं और कुछ पार्ट ऑफ सेल्स अंदर के तरफ रह जाएं और बीच में एक खाली कैविटी बन जाए। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट बाहर रह गए, कुछ पार्ट अंदर रह गए। ठीक है, सम पार्ट ऑफ सेल्स अंदर रह गए, ये कंडीशन। और अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो का पार्ट है वो प्रेजेंट है। ये मान लेते हैं इपीब्लास्ट के सेल्स, ये इपीब्लास्ट के सेल्स हो गए। और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एमनियोजेनिक लेयर हो गया। ठीक है, और इसी में एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ठीक है, और ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स हो गए। और हाइपोब्लास्ट के सेल के डिवीजन से ही यॉर्क सैक बना था। अब मेसोडर्म बनने के बाद, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनने के बाद ये सैक छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये हमें पता है सेकेंडरी यॉर्क सैक है, सेकेंडरी यॉर्क सैक है। ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट। ये इपीब्लास्ट का लेयर हो गया। इपीब्लास्ट हो गया। ठीक है, और ये एमनियोजेनिक लेयर हो गया। सॉरी, एमनियोजेनिक लेयर हो गया, एमनियोजेनिक लेयर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का लेयर जो बाहर के तरफ रह जाता है स्प्लिटिंग के बाद, उसको हम नाम देते हैं सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, जो बाहर रह गया वो क्या है, सोमैटोप्ल्यूरिक, इसको बोल दिए सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मेसोडर्म, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ अंदर के तरफ रह गए बाइफरकेशन के बाद, ठीक है, सेग्रीगेशन के बाद, उनको नाम देते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। जितने सेल्स अंदर रह गए इनको बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली जो सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है और ट्रोफोब्लास्ट है, इन्हीं दोनों लेयर्स को मिला करके हम एक नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं कोरियोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों लेयर हैं इन्हीं लेयर्स को मिला करके बोला जाता है कोरियोन। इसके बाद में डिस्क्रिप्शंस जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोरियोन के बारे में, ठीक है। और जो एम्नियोजेनिक सेल्स का लेयर है और स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इन दोनों को मिला करके बोल देते हैं एमनियोन, ठीक है, एमनियोन। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब फर्दर देखेंगे सेकेंडरी यॉक सैक का फॉर्मेशन हो चुका है, कोरियोन और एमनियोन का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का स्प्लिटिंग हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या दिखेगा कि जो ईपीब्लास्ट के सेल्स हैं, ये ईपीब्लास्ट के सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू होते हैं, ठीक है, और इलिवेट हो करके जो एमनियोटिक कैविटी है उसी में इसका एक आउटग्रोथ प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। जैसे हम ये बात कर लें, यहाँ से आगे बढ़ें और इसके बाद क्या होगा कि सेंट्रल एक्सिस के सेल्स, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं नाउ सेल्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, दो तरह के सेल्स हैं सेंट्रल एक्सिस में, हाइपोब्लास्ट है और ईपीब्लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईपीब्लास्ट का, ठीक है। सेल्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस और ईपीब्लास्ट एम्ब्रियोनिक डिस्क में है ना वो प्रेजेंट, ठीक है। ईपीब्लास्ट ऑफ डिस्क स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, and bulge into amniotic cavity, ठीक है। इस एलिवेशन को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, इसी एलिवेशन को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब गैस्ट्रुलेशन को इस्टेब्लिश करना है तो हमें पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन देखना होगा, सॉरी, ये जैसे सपोज कर लेते हैं इधर
इपीब्लास्ट का सेलुलर जोन, इधर हाइपोब्लास्ट के लेयर्स और हाइपोब्लास्ट का बनाया हुआ सेकेंडरी यॉर्क सैक, और ये है एमनियोन। ठीक है, और फर्दर इसके भी बाहर मीजोडर्मल सेल्स का लेयर जो हमने पहले पढ़ लिया है, स्प्लैंक्टोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और इसके अंदर सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यही सारी कहानी हमने देखी है। ठीक है, और इनका जब बाइफर्केशन हुआ तो यही जो बाइफर्केशन है ये क्या बन गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। यही जो एरिया था ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो गया। अब जो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे देखने पे क्या होगा कि प्रिमिटिव स्ट्रीक्स बनना शुरू होता है। मतलब कि ये जो सेल्स हैं ना इपीब्लास्ट की, ये सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड हो करके ये ऐसे अंदर जाना शुरू कर देती हैं इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ठीक है, जहाँ से ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, वही हो जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये सेल्स क्या करती हैं कि डिवाइड होते होते इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसी खाली स्पेस में भरना शुरू हो जाती हैं। अब जब इस खाली स्पेस में भरने लगती हैं तो जो सेलुलर लेयर बनता है उसी सेलुलर लेयर को बोला जाता है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो इसे हम बोल दिए एम्ब्रियोनिक या इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो बेसिकली इपीब्लास्ट के सेल से इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना है और एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बना है। ठीक है, यहाँ तक आते आते हम कहते हैं कि तीनों लेयर बन चुका है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन चुका है, इंडोडर्म बन चुका है और एक्टोडर्म बन चुका है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड जर्म लेयर। ठीक है, ये हो गई। फर्स्ट जर्म लेयर था हाइपोब्लास्ट जो इंडोडर्म बनाया, सेकेंड जर्म लेयर था इपीब्लास्ट जो एक्टोडर्म बनाया, और थर्ड जर्म लेयर है मीजोडर्म। ठीक है, थर्ड जर्म लेयर यहाँ पे बन जाएगा मीजोडर्म। तो थर्ड जर्म लेयर, ठीक है, कोई पूछेगा किससे बना तो ये बता सकते हैं कि इपीब्लास्ट के सेल से ही ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे जो गैस्ट्रूला है वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद से ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।